उस रोज रात के 9:30 बजे रावलपिंडी पहुंचकर सदर के एक होटल में कमरा लिया, मुंह हाथ धोकर खाना खाया और सो गया। सुबह आंख खुली तो 8:30 बज रहे थे। लाहौर के मुकाबले में रावलपिंडी का मौसम फरवरी के आखिर में भी सर्द था। नाश्ता करके मैं अखबार लेकर कमरे के बाहर धूप में कुर्सी पर बैठ गया और 10 बजे का इंतजार करने लगा। होटल से रेलवे स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था। ठीक 9:45 बजे मैंने होटल से निकलकर तांगा लिया और स्टेशन पर 3rd क्लास वेटिंग रूम के बाहर जाकर उतर गया। वेटिंग रूम में कुछ मुसाफिर एक दूसरे से बेजार बेजार बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर तवील इंतजार की बोरियत थी। मेरी नजरें टी स्टॉल की तरफ उठ गईं। वहां दूसरे मुसाफिर खड़े चाय पी रहे थे, मगर उनमें ऐसा कोई नहीं था जिसकी गर्दन में लाल रुमाल हो। मैंने सिगरेट सुलगाया और एक बेंच के किनारे बैठ गया। अभी दिन के 10 बजने में 4 मिनट बाकी थे। ठीक 10 बजे मैंने एक पुख्ता उम्र के भारी भरकम आदमी को देखा कि शलवार कमीज पर गर्म चादर ओढ़े हुए है, हाथ में थैला है। वेटिंग रूम के तांगा स्टैंड वाले दरवाजे से गुजरकर टी स्टॉल पर आया और चाय का ऑर्डर दिया। मैंने उस पर निगाहें गाड़ दी। चंद लम्हे वो स्टॉल वाले की तरफ मुंह करके खामोश खड़ा रहा। फिर उसने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर वेटिंग रूम में बैठे हुए मुसाफिरों का जायजा लिया। ये वही भारतीय जासूस था जिसे मिलने के लिए मुझे हिदायत की गई थी। यकीनन उसे भी मेरा हुलिया बता दिया गया था। एक पल के लिए उसकी निगाहें मुझ पर रुकी, फिर उसने मुंह फेर लिया और कप होंठों के करीब ले जाकर इत्मीनान से चाय की चुस्कियां लेने लगा। वो मुझे हिंदू मालूम हो रहा था। उसके खदोखाल पोटोहार के मुसलमानों जैसे नहीं थे। रंग सांवला और सर के खशखशी बालों में सफेदी झलक रही थी। वो मुझे हरियाणे का हिंदू लग रहा था। टी स्टॉल पर दूसरे ग्राहक भी खड़े थे। मैं इस इंतजार में था कि लोग कम हो तो जाकर उसे अपनी शनाख्त करवा दूं और उसकी शनाख्त तलब करूं। वो भी शायद इसी इंतजार में था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कनखियों से मुझे देख लेता। मेरे बेंच के दूसरे कोने पर एक रेलवे कुली बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। कुछ देर बाद रेल की सीटी सुनाई दी। कुली उठकर गेट की तरफ दौड़ा। बेंच मेरे सिवा खाली था। भारतीय जासूस टी स्टॉल से हटकर फर्श पर बैठे मुसाफिरों की टोलियों का चक्कर काटकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मेरे करीब आया और बेंच पर बैठ गया। उसने जेब से सिगरेट की डिबिया निकाली, एक सिगरेट सुलगाया और मेरी तरफ जरा सा झुक कर बोला, मौलवी साहब क्या टाइम हुआ है। मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ की वजह से उसने मुझे मौलवी साहब कहकर पुकारा था। मैंने कलाई पर वक्त देखकर बताया। वो खामोश बैठा रहा। फिर उसने जरा सा करीब खिसकते हुए पूछा कि हवेलियां जाने वाली गाड़ी कब रवाना होगी। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। उसने सवाल किया, आप कहाँ जा रहे हैं मौलवी साहब। मैंने जवाब में कहा पेशावर जाऊंगा। न तो मैं उससे शनाख्ती कोड पूछ रहा था और ना ही उसने इस ज़िमन में कोई कदम बढ़ाया था। 5-7 मिनट इधर उधर की बातें करने के बाद उसने पूछा कि मैं कौन सा तेल सर में डालता हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा पाम ऑयल। वो खामोश हो गया। उसने थैले में से अखबार निकाल कर खोला और उस पर नजरें जमा दी। तुम्हारा मिशन कौन सा है? वो बड़बड़ाया। मैंने कहा कर्नल नारो। मैंने आगे का लफ्ज नहीं बोला और उसकी शनाख्त के लिए उसकी तरफ देखा। वो बोला कर्नल नारोमनी। बात खुलकर सामने आ गई थी। हम दोनों एक दूसरे को शनाख्त कर चुके थे। उसकी आंखें अभी तक अखबार पर थीं। वो मुझे धीमी आवाज में अपने पीछे आने का कहकर उठा और वेटिंग रूम के गेट की तरफ बढ़ गया। पिंडी रेलवे स्टेशन की इमारत से निकलकर वो दाएं जानिब दरख्तों में घिरी हुई वीरान सी सड़क पर चल पड़ा। मैं कुछ फासला रखकर उसके पीछे चल रहा था। आगे एक ग्राउंड आ गया। सड़क के साथ गार्डनिया की बाड़ थी। उसके पीछे एक पत्थर की बेंच थी। वो उस पर बैठ गया। ये जगह सुनसान थी। आसपास कोई नहीं था। उसने अपने थैले में से पुराने अखबार का एक टुकड़ा निकाल कर मुझे दिखाया। उस पर पाकिस्तान के एक ऐसे सियासतदान की तस्वीर छपी हुई थी जो हर हुकूमत के खिलाफ बयान देने का आदी था। मैं उसकी सूरत और नाम से वाकिफ था। मैं यहाँ उसका असली नाम नहीं लिखूंगा। आप यूं समझ लें कि उसका नाम कुतुबुद्दीन है। मेरे साथी ने मुझसे उस सियासतदान का तारुफ करवाते हुए उसका असली नाम बताया और कहा कि इस सियासतदान को हम खरीद नहीं सकते, लेकिन हम कुछ अरसा कबल इसे अपने एक खास आदमी के जरिए V2 गोली खिलाने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद इसने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त बयान देने शुरू कर दिए। ये सियासतदान मुल्क की सलामती का ख्वाह है और अपने सूबे को अलग नहीं करना चाहता। बहरहाल हम इस बात से ही मुतमईन थे कि ये हुकूमत के खिलाफ बयान देता है, लेकिन कुछ दिनों से इसने एक बार फिर हुकूमत के हक में बयान देने शुरू कर दिए हैं। ये सियासतदान एक ऐसे सूबे से ताल्लुक रखता है जहाँ के हालात बड़े नाजुक हैं और हम चाहते हैं कि वो सूबा अलग होकर भारत में शामिल होने का ऐलान कर दे। ये सियासतदान आजकल इस्लामाबाद आया हुआ है। तुम्हें सबसे पहले यहाँ इसलिए तलब किया गया है कि एक आलिम दीन की शक्ल में उस सियासतदान का कुर्ब हासिल करो, क्योंकि ये सियासतदान बहुत दीनदार आदमी है और पीरी फकीरी के चक्करों में बहुत जल्द फंस जाता है। इसीलिए इस मिशन के लिए तुम्हारा इंतखाब किया गया है, क्योंकि जिन 4 सियासतदानों को हम अपनी V2 गोलियों का निशाना बनाना चाहते हैं वो सब के सब तवहुमात का शिकार हैं और तुम उन्हें आसानी से काबू कर सकते हो। मैं खामोश बैठा उसकी बातें सुनता रहा। उसने कहा इस तस्वीर को गौर से देख लो। मैंने अखबार का टुकड़ा उससे ले लिया, उसे बज़ाहिर गौर से देखा और फिर वापस कर दिया। उसने अखबार के टुकड़े को फाड़ कर फेंक दिया। फिर थैले में से एक नोटबुक निकाली। उसमें पासपोर्ट साइज की एक तस्वीर निकाल कर मेरे सामने रख दी। ये कटे हुए बालों वाली एक हसीन लड़की की रंगीन तस्वीर थी। तस्वीर
मेरे हाथ में देकर वो बोला, ये हमारी सीक्रेट सर्विस की लड़की है, इसका असली नाम सिंधिया है, लेकिन ये शबाना के नाम से इस्लामाबाद में हमारे लिए काम कर रही है। ये अमृतसर के एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती है। खालसा कॉलेज अमृतसर में BSc कर रही थी। हमने इसे अपने खुफिया स्टाफ में शामिल कर लिया क्योंकि ये न सिर्फ अंग्रेजी रवानी से बोल लेती है बल्कि मुसलमानों के रस्म रिवाज से भी वाकिफ है। इसके हिंदू माता पिता मर चुके हैं। ये अमृतसर में अपनी खाला के पास रहती थी। हमने इसे 2 साल की ट्रेनिंग दी और स्मगल करवा कर एक मॉडल गर्ल की हैसियत से इस्लामाबाद पहुंचा दिया। अपने हुस्न की वजह से ये ऊंचे तबके में बेहद मकबूल है और हमें बड़े कीमती सरकारी और सियासी राज ला कर देती है। तुम इससे भी मिलोगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस सियासतदान वाली मुहिम को सर करना है। शबाना उर्फ सिंधिया वाकई हसीन थी। उसके हुस्न जहांसोज से बचने के लिए जरूरी था कि आदमी जबरदस्त किरदार का मालिक हो। वो बोला, तुम अपने आप को यहाँ चाहे जिस तरीके से भी मुतारिफ करवाओ, लेकिन तुम्हें इस्लामाबाद के किसी बेहतरीन होटल में रिहाइश इख्तियार करनी होगी। इसके लिए तुम्हें रकम बाकायदा मिलती रहेगी। मैं तुम्हें बार बार नहीं मिल सकता। तुम अपने रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए 162.2 पर मुझे कॉल कर सकते हो। अगर कोई मशवरा लेना हो तो तुम शबाना से भी मिलकर बात कर सकते हो। उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया गया है। तुम्हारी एक तस्वीर भी उसे भेज दी गई है, उसने कहा, और शबाना की उस कोठी का नंबर बताया जहां वो एक उधेड़ उम्र की मुसलमान नौकरानी के साथ तन्हा रह रही थी। मैंने एड्रेस अपनी नोटबुक में लिख लिया। मेरे साथी ने बड़ी होशियारी से चारों तरफ निगाह दौड़ाई, फिर थैले में से एक लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। इसमें 5,000 रुपए हैं, अभी इनसे काम चलाओ। जरूरत पड़ने पर तुम्हें मजीद रुपए मुहैया किए जाएंगे। तुम्हारा मिशन बहुत जल्द मुकम्मल हो जाना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट उस वक्त का बेताबी से इंतजार कर रही है जब ये सियासतदान जहां की हुकूमत के खिलाफ दोबारा बयान देना शुरू करेगा। इस मिशन की कामयाबी के बाद तुम्हें दूसरे 3 सियासतदानों की काया पलटने का काम सौंपा जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरे जाने के 15 मिनट बाद यहाँ से उठना। वो उठा और ग्राउंड से निकल गया। मैं कुतुबुद्दीन के बारे में सोचने लगा, जो आजकल अपने सूबे की अलहदगी की बात नहीं करता था, और इसके बायस भारतीय हुकूमत को तशवीश थी, क्योंकि सूबा सिंध का ये लीडर कुतुबुद्दीन बुनियादी तौर पर एक मुहिब वतन इंसान था और मुल्की हालात के पेश नजर पाकिस्तान की सालमियत के हक में बयान दे रहा था, और उसे भारतीय हुकूमत अभी तक न खरीद सकी थी, वरना ये मोर्चा इंडियन सीक्रेट सर्विस ने कब का फतह कर लिया होता। मुझे इसी मोर्चे को किसी दूसरे अंदाज में सर करने के लिए यहाँ लाया गया था। 15 मिनट बाद मैं ग्राउंड से निकलकर अपने सदर वाले होटल में आ गया। मुझे उस होटल को छोड़कर इस्लामाबाद के किसी जदीद होटल में जाने के लिए कहा गया था। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था? पैसा भारतीय हुकूमत का खर्च हो रहा था। मैंने टैक्सी पकड़ ली और इस्लामाबाद के एक शानदार होटल में जाकर एक कमरा ले लिया और वहाँ अपना नाम सैयद पीर शराफत अली लिखवाया। एक बात आया थी कि मैं V2 गोलियां अपने मुल्क के किसी सियासतदान को खिलाने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि ये चारों सियासतदान कम से कम हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दें, ताकि इंडियन हुकूमत को ये यकीन हो जाए कि उनका जासूस कर्नल मनी यानी मैं अपने फराइज बड़ी खूबी से अदा कर रहा हूँ। ये बड़ा कठिन और पेचीदा काम था, लेकिन मैंने उसके लिए एक मंसूबा तैयार कर लिया। इस्लामाबाद में भी भारतीय जासूस मेरी निगरानी कर रहे थे। जाहिर है वो मेरी एक एक हरकत की रिपोर्ट तैयार करके इंडियन सिफारत खाने के जरिए या बराह रास्त रेडियो सिग्नल की मदद से अपनी हुकूमत को भिजवा रहे थे। चुनाचे मैं उनकी शुकूक शुबहात से बचने के लिए उन्हीं की बताई हुई हिकमत अमली पर चलना चाहता था। मैंने होटल में कमरा लेते ही अखबार में एक इश्तिहार दे दिया कि पंजाब के सैयद पीर शराफत अली साहब इस्लामाबाद में क़याम पजीर हैं और दुआ व वज़ाइफ के वसीले से दुखी इंसानियत की खिदमत का अज़्म रखते हैं। हाजतमंद हजरात सुबह 9 बजे से 10 बजे तक उन्हें होटल में मिल सकते हैं। किसी से कोई नजराना या फीस नहीं ली जाएगी। इश्तिहार का शाया होना था कि मेरे कमरे के बाहर लोगों की कतार लग गई। मैंने भी नकली पीर का बाकायदा ढोंग रचा दिया। कोई आकर अपनी कारोबारी तबाही का रोना रोता, कोई अपनी बीमारी का जिक्र करता। किसी को ये वहम था कि उस पर आसेब है। मैं दिल में 5 बार खुदा का नाम लेकर बड़ी नेक नियति से उन्हें दम करके रुखसत कर देता। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी कारगुजारी से निगरान भारतीय जासूस को इत्मीनान हो गया होगा, तो मैंने हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर कुतुबुद्दीन से राब्ता पैदा करने का फैसला कर लिया। ये सियासी लीडर इस्लामाबाद में अपने एक जागीरदार दोस्त के आलीशान बंगले में मुकीम था। इस दौरान इस्लामाबाद में अखबारों के जरिए मेरी बतौर एक रूहानी आमिल के पब्लिसिटी हो चुकी थी। मैंने कुतुबुद्दीन के सेक्रेटरी को फोन किया तो उसने फौरन मुझे अपने लीडर से मिलवा दिया। कुतुबुद्दीन मुझसे फोन पर बात करके बेहद खुश हुआ। अगरचे ये लीडर बड़ा जबरदस्त था, मगर आदमी बेहद ज़ईफुल एतकाद था, पीरों फकीरों का कदरदान था। उसने मुझे रात के खाने की दावत दे दी। 7 बजे शाम कुतुबुद्दीन की एक शानदार कार मुझे लेने के लिए होटल पहुंची। मैंने अपना हुलिया बिल्कुल सज्जादा नशीनों जैसा बना रखा था और मेरा लिबास आला तरीन खुशबुओं में बसा हुआ था। कुतुबुद्दीन अपने जागीरदार मोअम्मर दोस्त के हमरा बंगले के दरवाजे पर हार लिए मौजूद था। मुझे जदीद तरीन ड्राइंग रूम में ले जाया गया। नौकर चाकर मेरे आगे पीछे फिर रहे थे। मैं कभी किसी दीनी मसले पर थोड़ा सा इजहार ख्याल करता और कभी आंखें बंद करके वजीफा पढ़ना शुरू कर देता। खाना बड़ा पुरतकल्लुफ था। रात 11 बजे मैं होटल वापस जाने के लिए उठा तो कुतुबुद्दीन और उसके जागीरदार दोस्त ने इसरार किया कि मैं उन्हीं के यहाँ क़याम करूं। मैं खुद भी यही चाहता था। चुनाचे मामूली से इनकार के बाद रजामंद हो गया। मैं
جانتا تھا کہ میری اس کارگزاری پر بھارتی سیکرٹ سروس بہت خوش ہوئی ہوگی۔ اب وہ لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ میں قطب الدین کو کب V2 گولیاں کھلاتا ہوں اور وہ کب حکومت کے خلاف بیان بازی شروع کرتا ہے۔ یہ بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ تھا۔ اگر میرے مشن میں بھارت واپس جا کر ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنا شامل نہ ہوتا تو میں پاکستان میں داخل ہوتے ہی بھارتی جاسوس کو گرفتار کروا دیتا اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا، لیکن مجھے ابھی اپنے مشن کو کامیاب بنا کر واپس جانا تھا تاکہ انڈین سیکرٹ سروس کی نظروں میں میری پوزیشن مضبوط ہو جائے اور میں بھارت میں پاکستان دشمن سرگرمیوں کو ہمیشہ کے لیے کچل سکوں۔ میری کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ تھا کہ جن پاکستانی سیاسی لیڈروں کو میں V2 گولیاں کھلانے آیا تھا وہ یہ گولیاں کھائے بغیر ہی حکومت کے خلاف بیانات دے دیں۔ میرے کہنے پر یہ لوگ پاکستانی حکومت کے خلاف بیان نہیں دے سکتے تھے، اور جب تک یہ اس قسم کے 2-4 بیان نہیں دیتے بھارتی سیکرٹ سروس کو میری کارکردگی کا یقین نہیں آ سکتا تھا۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ کیوں نہ میں قطب الدین کو V2 گولی کھلا دوں۔ پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ گولی واقعی اثر انگیز ہو اور وہ سیاسی لیڈر حکومت کے خلاف بیان بازی کی باقاعدہ مہم شروع کر دیں۔ یہ میں نہیں چاہتا تھا، میں تو صرف اتنا چاہتا تھا کہ قطب الدین اس قسم کے 1 یا 2 بیان دے دے جن میں حکومت کی کسی پالیسی پر نکتہ چینی کی گئی ہو۔ اچانک ایک تدبیر میرے ذہن میں آ گئی۔ ایک روحانی پیشوا کی حیثیت سے قطب الدین مجھ سے بے حد متاثر ہے، میں اپنے اس روحانی اثر کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ یہ تدبیر مجھے پسند آ گئی۔ چنانچہ ایک روز دوپہر کے کھانے پر جب کمرے میں قطب الدین اور اس کا جاگیردار دوست بھی موجود تھا، میں نے اچانک آنکھیں بند کر لیں۔ قطب الدین اور اس کا دوست باتیں کرتے کرتے ایک دم چپ ہو گئے۔ میں نے بلند آواز میں کچھ دعائیں پڑھنی شروع کر دیں۔ 2-3 منٹ تک میں ان دعاؤں کا ورد کرتا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے مریدوں پر کافی اثر ہو چکا ہے تو میں نے آنکھیں کھول دی۔ قطب الدین اور اس کا دوست ادب سے دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ قطب الدین کے سر پر رکھ دیا اور آواز میں جلال پیدا کر کے بولا، قطب الدین، تجھ پر آئی ہوئی بلا ٹل گئی ہے، تیرے عروج کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ سیاسی لیڈر کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ میں نے بازو فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، مجھے کشف ہوا ہے کہ تو اس ملک میں اعلیٰ ترین منصب حاصل کر لے گا، لیکن اس کے لیے تجھے میری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ کیا تو ایسا کرنے پر تیار ہے؟ قطب الدین نے بڑے ادب سے کہا، شاہ جی، آپ جیسا حکم کریں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ میں نے مزید جلال میں آتے ہوئے کہا، تو سنو، آج کے بعد تمہیں ہفتے میں ایک بار حکومت کی کسی پالیسی پر نکتہ چینی ضرور کرنی ہوگی۔ یہ نکتہ چینی ایک خاص تعمیری حد کے اندر ہوگی۔ وہ بولا، حضور، حزب اختلاف کا لیڈر ہونے کی حیثیت سے میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ حکم کریں تو حکومت نے جو نئے ٹیکس لگائے ہیں ان کے خلاف میں کل ہی ایک معتدل بیان جاری کر دوں۔ میں نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا، ہاں، میری طرف سے اجازت ہے۔ کم از کم 3 ماہ تک تمہیں اس قسم کی نکتہ چینی ہفتے میں ایک بار ضرور کرنی ہوگی۔ وہ بولا، ایسا ہی ہوگا حضور، لیکن کیا 3 ماہ کے بعد؟ میں نے گرجدار آواز میں اس کی بات کاٹ دی اور کہا، اس کے بعد تمہیں اپنے آپ معلوم ہو جائے گا کہ خدا تمہیں کس عروج پر پہنچاتا ہے۔ میں تمہارے لیے خاص طور پر دعا کروں گا۔ قطب الدین نے عقیدت سے میرے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے، شاہ جی، کچھ میرے حق میں بھی ارشاد فرمائیے۔ جاگیردار بولا، میری 2 کروڑ کی جائیداد کے مقدمے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، یہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے۔ میں نے اس معمر جاگیردار کے کاندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، اللہ کی طرف سے جو ہوگا مناسب ہوگا۔ اگلے روز قطب الدین نے میری ہدایت کے مطابق حکومت کی نئے ٹیکسوں کی پالیسی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ایک بیان جاری کر دیا۔ بیان اخباروں میں چھپ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ بیان پاکستان میں موجود بھارتی جاسوسوں نے بھی پڑھ لیا ہوگا اور سفارت خانے کی طرف سے انڈین حکومت کو آگاہ کر دیا ہوگا۔ گویا کرنل گرمیت سنگھ اور کرنل گپتا کو یقین ہو گیا ہوگا کہ میں نے اس کے بتائے ہوئے 4 لیڈروں میں سے ایک کو V2 گولی کھلا دی ہے، جبکہ تمام گولیاں میرے پاس اسی طرح محفوظ تھیں۔ 2 روز بعد میں تنہا رہنے کا بہانہ کر کے لیڈر کے بنگلے سے اٹھایا۔ اپنی مہم کی پہلی کامیابی کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے میں نے رات 9 بجے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے چٹخنی لگائی، بیڈ روم میں جا کر ریڈیو ٹرانسمیٹر نکالا، کوڈ بک کھول کر سامنے رکھی اور ٹرانسمیٹر آن کر کے دلی میں انڈین ملٹری سیکرٹ سروس کے چیف کرنل گپتا کی فریکوینسی ملا کر سگنل دیا۔ دوسری طرف سے فوراً کوڈ میں مشن کا نام دہرایا گیا۔ میں نے اپنا کوڈ بتایا اور پھر خفیہ الفاظ میں پیغام دیا کہ میں نے پہلے سیاسی لیڈر کو V2 گولی کھلا دی ہے۔ دوسری طرف سے کرنل گپتا نے بھی کوڈ الفاظ میں کہا، سیاسی لیڈر کا بیان ہم نے پڑھ لیا ہے، پہلی کامیابی پر مبارکباد، اب اپنے دوسرے ٹارگٹ کی طرف توجہ دو اور اتنی سی بات کے لیے دوبارہ رابطہ قائم نہ کرنا، تم اسلام آباد میں ہو اور تمہارے سگنل پکڑے جا سکتے ہیں۔ میں مطمئن ہو گیا، مجھے دوبارہ سگنل دینے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے کوڈ بک اور ریڈیو ٹرانسمیٹر پلنگ کے پاس تانبے کے گملے میں چھپا کر رکھ دیا۔ شام کو قطب الدین میرے ہوٹل آ گیا اور بہت اصرار کر کے کھانے پر ساتھ لے گیا۔ مجھے اب ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس انہیں یہی تاکید کر کے واپس آ گیا کہ ہر ہفتے اسی قسم کا ایک بیان ضرور دے دیا کریں۔ رات 10 بجے مجھے ان کی شاندار گاڑی ہوٹل واپس چھوڑ گئی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو فرش پر ایک زرد لفافہ پڑا ہوا تھا، اس میں میرے لیے ٹائپ کیا ہوا پیغام تھا، پہلی کامیابی مبارک، 3rd کلاس ویٹنگ روم۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ مبارکباد کا یہ پیغام اس ہندو جاسوس کی جانب سے ہے جو اسلام آباد میں متعین ہے اور مجھے
मुझे पिंडी रेलवे स्टेशन के 3rd क्लास वेटिंग रूम में मिला था। मैं इस्लामाबाद से अपने दूसरे टारगेट की तरफ रवाना होने से पहले मॉडल गर्ल और भारतीय जासूसा सिंधिया उर्फ शबाना से मुलाकात करके ये मालूम करना चाहता था कि उसने अपनी पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों का जाल कहां तक फैला रखा है और किन सरकारी जराए से वो पाकिस्तान के बारे में कीमती राज हासिल करके भारत पहुंचा रही है। शाम को मैं टैक्सी लेकर उसकी कोठी पहुंच गया जो एक पुरफजा मकाम पर वाक़ थी। एक जानिब सफेदे के दरख्तों तले सुर्ख टोयोटा कार खड़ी थी। कमरे में रोशनी हो रही थी। एक कमरे में से अंग्रेजी म्यूजिक की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। कोठी के गेट पर कोठी का नंबर लिखा था। शबाना के नाम की तख्ती नहीं थी। मैंने घंटी का बटन दबाया। आमने सामने खूबसूरत कोठियों वाली ये छोटी सी पुख्ता सड़क शाम के ठंडे अंधेरे में सुनसान थी। दूसरी बार बटन दबाने पर सामने कुछ फासले पर ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और एक मुलाजिम लड़का गेट की तरफ दौड़ा। मेरा हुलिया देखकर कुछ मरूब सा होकर बोला, किससे मिलना है मौलवी जी? मैंने कहा बीबी जी से कहो मौलाना साहब आए हैं। वो बोला, आपका नाम क्या है मौलवी जी? मैंने कहा तुम जाकर कह दो मौलाना साहब आए हैं बस। लड़का दौड़कर कोठी में चला गया। 1 मिनट बाद ड्राइंग रूम में से एक उधेड़ उम्र की औरत बरामद हुई। ये शबाना की नौकरानी थी जिसके बारे में मुझे पहले ही बता दिया गया था। ये मुसलमान नौकरानी शबाना के साथ रहती थी। उसने पोटोहारी लहजे में कहा, बीबी जी ने आपको अंदर बुलाया है। मैंने दिल में कहा कि तुम्हारी बीबी जी की तो ऐसी दुर्गत बनाऊंगा कि सारी उम्र याद करेगी। मैंने दरवेशों की तरह हाथ उठाकर दुआ दी और नौकरानी के पीछे चल दिया। मुझे साइड रूम में बिठा दिया गया जो बड़े सलीके से सजा हुआ था। दुनिया जहान के नवादिरात वहां जमा थे। मैं सोफे पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और तस्बीह शुरू कर दी। अलबत्ता नीम व आंखों से दूसरे कमरे के दरवाजे के पर्दे को भी देखता रहा। दफतन पर्दा हटा और मेरे सामने सुर्खो सफेद रंग और चमकीली आंखों वाली एक हसीनो जमील दोशीजा रेशमी शलवार कमीज में मलबूस आ खड़ी हुई। उसके कांधे पर एक फूलदार कीमती शॉल थी। कटे हुए बाल जिन्हें किसी केमिकल से सुनहरा किया गया था उसके कांधों पर पड़े हुए थे। मेरी दरवेशों जैसी सूरत देखकर उसने अदब से सलाम किया और मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। इससे पहले कि वो मुझसे पूछती मैं कौन हूँ, मैंने अपना तारुफ करवाते हुए बताया कि मैं सैयद पीर शराफत अली हूँ और एक रूहानी मुआलिज हूँ। मैंने महसूस किया कि उस पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ, ताहम बज़ाहिर वो बहुत खुश हुई और बोली, मैंने आपके बारे में अखबारों में पढ़ा है, ज़हे नसीब के आप गरीब खाने पर तशरीफ लाए। मैंने तस्दीक के ख्याल से पूछा कि क्या वही शबाना है? वो मुस्कुराई। उसके दांत मोतियों की तरह चमकने लगे। जी हाँ, इस नाचीज को ही शबाना कहते हैं। मगर हुजूर मैं तो मॉडलिंग का गैर शरई काम करती हूँ। आपने मुझ गुनाहगार के यहाँ कदम रंजा फरमाने की कैसे जहमत गवारा की। मैं उसे गहरी नजरों से देख रहा था, लेकिन क्या मजाल कि वो मेरी आंखों की तेजी से जरा भी मुतासिर हुई हो। मैं दिल ही दिल में उसके आसाब और खुद एतमादी को सराहे बगैर न रह सका। हैरानी की बात यह थी कि उसने मुझे अभी तक पहचाना नहीं था। शायद इसकी वजह यह थी कि उसे मेरी जो तस्वीर दिखाई गई थी उसमें मेरे लंबे लंबे बाल नहीं थे और दाढ़ी भी छोटी थी। अब मैंने दाढ़ी कुछ बढ़ा ली थी और सर के बाल भी कुछ लंबे हो गए थे। फिर मैं दरवेशों के भेष में भी था। मैंने उसकी तरफ झुकते हुए आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं सिंधिया? वो सोफे पर उछल सी पड़ी और मेरी तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगी। फिर उसके होंठों से अपने आप निकल गया, कर्नल मनी? मैंने जवाब दिया हाँ। उसने बैक साइड का दरवाजा बंद कर दिया और मेरे पास आकर बोली, भगवान के लिए ये लफ्ज फिर कभी ना बोलना कर्नल मनी। मुझे पहले ही कुछ शक हुआ था, मगर तुम्हारी जो तस्वीर मुझे दिखाई गई थी वो तो। मैंने कहा उस वक्त मेरे बाल लंबे नहीं थे और मेरी दाढ़ी भी बढ़ गई है। मैंने उसे अपना कोड बताया और एहतियात के तौर पर उसका कोड भी दरियाफ्त कर लिया। वो संभल कर बैठ गई और उसने मुझे बताया कि अंदर उसके कुछ मेहमान आए हुए हैं। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या सरकारी मेहमान हैं? वो मुस्कुराई, और भला कौन हो सकते हैं महाशय जी। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं इस्लामाबाद किस मिशन पर आया हूँ और उसके पास आने का मकसद क्या है। मैंने वेटिंग रूम वाले भारतीय जासूस का हवाला देते हुए कहा, मुझे तुमसे मिलने की हिदायत की गई थी और मेरा मिशन ऐसा है कि तुम्हें उसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता। वो खामोश निगाहों से मुझे देखती रही। जब मैंने उसके सरकारी मेहमानों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसकी आंखें सुकड़ गईं। इसकी क्या जरूरत है श्रीमान जी? मैंने कहा, हो सकता है मुझे उन लोगों से भी कभी वास्ता पड़ जाए। शबाना नहीं चाहती थी कि मैं उनके दोस्तों से मिलूं, लेकिन वो जानती थी कि मैं एक ऐसा भारतीय जासूस हूं जो किसी बेहद अहम मिशन पर पाकिस्तान आया है और मेरा बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान में मुकीम भारत के स्पाई मास्टर जगदीश से है। चुनाचे वो इनकार न कर सकी और मुझे टीवी लाउंज में ले गई। टीवी लाउंज में रोशनी बड़ी मध्यम और रुमान अंगेज थी। फजा में आला परफ्यूम और मशरूब की मिली जुली खुशबू भी बसी हुई थी। 2 आदमी जिन्होंने गर्म सूट पहन रखे थे सोफे पर बैठे मशरूब से जी बहला रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने जल्दी से ग्लास मेज के नीचे रख दिए। शबाना ने मेरा तारुफ करवाया। सरकारी अफसर भी मुझे जानते थे। उन्होंने अखबार में मेरी रूहानी मसरूफियात के इश्तिहार और खबरें पढ़ रखी थी। दोनों मुझे देखकर घबरा गए। शबाना ने बड़ी अक्लमंदी से काम लेते हुए फौरन ही मुस्कुरा कर कहा, शाहजी बड़े आजाद ख्याल दरवेश हैं, ये ऐसी बातों को नापसंद नहीं करते। आप बेफिक्र रहें, इनका आना बरकत का बायस है। ये सुनकर उनकी जान में जान आई। मैंने भी उनका एतमाद हासिल करने के लिए हाफिज शिराजी और उमर खयाम के ऐसे शेर सुना डाले जिनमें सागर और मीना का तस्करा था। नतीजतन वो खूब खुल गए और ग्लास दोबारा मेज पर रख लिए। वो मरकजी हुकूमत के अफसर थे
थे और ऐसी कलीदी जगहों पर फाइज थे जहां से भारत को बड़ी कीमती मालूमात हासिल हो सकती थी। मैंने उन दोनों की शक्लें और नाम जहन में नक्श कर लिए। इनमें से एक अफसर गंजा और मोटी तोंद वाला था और वो खूब बहकी बहकी बातें कर रहा था। उसका नाम आप उन्हें बेग साहब कह लें। ये गंजा मिस्टर बेग मरकजी हुकूमत में एक ऐसी पोस्ट पर था कि अगर वो बकौल सिंधिया के वाकई उसे हुकूमत के राज बहम पहुंचा रहा था तो वो पाकिस्तान को जबरदस्त खतरे में डाल रहा था। मैंने अपनी बातों से गंजे अफसर को अपना गर्विदा कर लिया। मैंने उससे उसका फोन नंबर और दफ्तर का पता भी ले लिया। दूसरे अफसर को आप मलिक साहब कह लें। कुछ देर बाद मैंने उठते हुए कहा, अच्छा शबाना बीबी, मुझे इजाजत दो, हमारे वजीफे का वक्त हो रहा है, इंशाल्लाह फिर मिलूंगा, खुदा हाफिज। दोनों अफसरों ने उठकर बारी बारी मेरे हाथ चूमे। शबाना मेरे साथ कोठी के दरवाजे तक आई और पूछा, कर्नल मनी, तुम इस्लामाबाद में कब तक हो? मैंने कहा, बहुत जल्द मैं अपने दूसरे टारगेट पर हमला करने के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। शबाना ने दाएं बाएं देखा और दबी जबान में कहा, नमस्कार। मैं कोठी से चला आया। मुझे किसी भी वक्त इस्लामाबाद से कूच करने और फैसलाबाद पहुंचकर मास्टर स्पाई जगदीश यानी मास्टर फिरोजदीन घड़ी साज से मिलने के ऑर्डर मिल सकते थे। चुनाचे मैं जल्द अज जल्द अपनी स्कीम पर अमल शुरू कर देना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।